हेलो, हाय, वेलकम, नमस्ते। मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करेंगे एक और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट के ऊपर। ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है जिनके पास सेमेस्टर 5 में सब्जेक्ट है इनकम टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को, जहां पे आज हम फिर से बात करेंगे लेसन नंबर फर्स्ट यानी कि बेसिक कंसेप्ट ऑफ इनकम टैक्स के एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जहां पे हम एग्रीकल्चरल इनकम में इनकम टैक्स किस प्रकार से लगता है उसके आगे बात करने वाले हैं। क्योंकि प्रीवियस वीडियो में ये कवर किया था कि एग्रीकल्चरल इनकम पे इनकम टैक्स किस तरीके से लगाया जाता है और किन किन रेवेन्यूज को हम इनकम टैक्स के लिए काउंट करते हैं। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। और इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स भी ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुके हैं विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पीडीएफ। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर पर जाए 9667836333 व्हाट्सएप करके नोट्स भी ले सकते हैं। अब हम शुरू कर रहे हैं कंसेप्ट क्या है? पॉलिसी इंप्लीकेशंस एंड रिफॉर्म्स। हम सबने एक चीज डिस्कस की थी, वो क्या कि जब हम एग्रीकल्चरल इनकम को इनकम टैक्स के अंदर देखते हैं तो वहां पे कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं जहां पे इनकम टैक्स कलेक्ट करने बहुत सी दिक्कतें आती हैं। तो उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए कुछ पॉलिसीज बनाई जाती हैं। उन पॉलिसीज को इंप्लीमेंट कैसे होगा, उसका इंप्लीकेशन किस तरीके से होगा और साथ साथ वो कौन से रिफॉर्म्स हैं, वो सब हम सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं आज की वीडियो में। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि पार्शली एग्रीकल्चरल इनकम क्या होता है, यानी कि पार्टली यानी कि कब हम एग्रीकल्चरल इनकम का कुछ पार्ट तो हम एग्रीकल्चरल इनकम के अंदर काउंट करते हैं और बाकी पार्ट को हम इनकम बिजनेस इनकम के तौर पे काउंट करते हैं। इसके बाद हम लास्ट में डिस्कस करेंगे पर्सन मीनिंग एंड क्लासिफिकेशंस। तो ये तीन टॉपिक जो है ना वो हमें डिस्कस करना है इस वीडियो के अंदर। तो शुरू करते हैं टॉपिक एड्रेसिंग द चैलेंजेस एसोसिएटेड विद एग्रीकल्चरल इनकम। जब हम जो चैलेंजेस हैं एग्रीकल्चरल इनकम को लेके जब से एड्रेस करने की कोशिश करते हैं तो टैक्सेशन रिक्वायर्स अ कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी फ्रेमवर्क। तो हमें कुछ पॉलिसीज बनानी पड़ती है ताकि हम उन प्रॉब्लम्स को ठीक कर पाए। एम्ड एट प्रमोटिंग एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, ताकि एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट की जा सके। हम सब जानते हैं ये चीज कि जब हम इनकम टैक्स की बात करते हैं तो वहां से एग्रीकल्चरल इनकम को एग्जेम्प्ट किया हुआ है, यानी कि हम एग्रीकल्चरल इनकम पे टैक्स नहीं लेते हैं ताकि एग्रीकल्चर को ज्यादा प्रमोट किया जाए, लोग ज्यादा मोटिवेट किया जाए, फार्मर्स मोटिवेट हो और ज्यादा फार्मिंग करने के लिए, उन्हें इंसेंटिव प्रोवाइड करने के लिए ये सारे काम किए जाते हैं। लेकिन दिक्कत क्या है कि कुछ लोग इस चीज का गलत फायदा उठाते हैं, यानी कि मिसयूज करते हैं। अपनी नॉन एग्रीकल्चरल इनकम को एग्रीकल्चरल इनकम में कन्वर्ट करके या फिर शो करके अपने टैक्स को चोरी करने की कोशिश करते हैं, या फिर टैक्स बचाने की, जिसको हम क्या बोलते हैं, टैक्स इवेजन करने की कोशिश करते हैं। तो उन चीजों से बचने के लिए ऐसी पॉलिसीज को बनाया जाता है। इनहेंसिंग टैक्स कंप्लायंस, जहां पे हम टैक्स कंप्लायंस को इनहेंस कर सकते हैं। एंड एंश्योरिंग इक्वालिटी एंड इंक्लूसिविटी, और हम यहाँ पे इक्विटी को यहाँ पे एंश्योर करना चाहते हैं और इंक्लूसिविटी को भी। ठीक है, अब ये समझते हैं यहाँ पे आगे तो कौन कौन से पॉलिसी इंप्लीकेशंस हैं और रिफॉर्म्स हैं। पहला पॉइंट क्या आता है? इनहेंस्ड डाटा एंड मॉनिटरिंग। सबसे पहले काम क्या आता है कि डाटा कलेक्ट करना। अब डाटा किस चीज का? भाई फार्मर्स में किसके पास कितनी लैंड है, किसके पास कितने रिसोर्सेज हैं, कौन एडवांस टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है, कौन आउटडेटेड टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है, टाइम टाइम पे उसे मॉनिटर भी करना। ठीक है, तो ये सब किसी का काम है? गवर्नमेंट का काम है, ताकि टैक्स अच्छे तरीके से इंपोज किया जा सके। तो ये आता है पहला पार्ट, यानी कि ये चेक करना कि कहीं कोई ऐसा पर्सन तो नहीं है जो अपनी नॉन एग्रीकल्चरल इनकम को भी एग्रीकल्चर में शो करके अपने टैक्स को बचाने की कोशिश कर रहा है। उन सब चीजों के लिए गवर्नमेंट जो है वो क्या कर सकती है? डाटा कलेक्ट कर सकती है और उसे टाइम टू टाइम मॉनिटर भी कर सकती है। दूसरा पॉइंट क्या आता है? टेक्नोलॉजी एडॉप्शन। अब टेक्नोलॉजी एडॉप्शन का मतलब क्या है कि गवर्नमेंट सैटेलाइट यूज कर सकती है। अब सैटेलाइट कैसे? कि भाई ये देखने के लिए कि कहां पे किस तरीके से फार्मिंग हो रही है, ठीक है, कितनी जमीनें किस फार्मर के पास है। एडवांस टेक्नोलॉजी यूज करके जो गवर्नमेंट है क्या कर सकती है? ये पता कर सकती है कि सही में जो फार्मर्स बोल रहे हैं कि हमारे पास इतनी इतनी रिसोर्सेज हैं, क्या वो एक्चुअल में अवेलेबल है या नहीं, क्या फिर उससे ज्यादा अवेलेबल है, और या फिर वो एक बहुत बड़े लेवल पे फार्मिंग कर रहे हैं, कमर्शियल लेवल पे फार्मिंग कर रहे हैं, ठीक है, और टैक्स को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। उन सब चीजों को हम देख सकते हैं कैसे प्रॉपर टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करके। इसके बाद तीसरा पॉइंट क्या आता है? इनकम डिक्लेरेशन। अब इस बात का मतलब ये है कि एक तरह से
फार्मर से पहले पूछ लो कि वो अपनी इनकम डिक्लेयर कर दे, यानी कि अकाउंटेबल हो अपनी इनकम को लेके, ताकि गवर्नमेंट को पता रहे कि फार्मर्स जो हैं वो कितनी कितनी इनकम जनरेट कर रहे हैं और क्या वो अपने पैसे का सही तरीके से यूज कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, कहीं अपने पैसे को मिसयूज तो नहीं कर रहे। वो सब हम इस पॉइंट के अंदर देख सकते हैं कि अगर फार्मर्स खुद ही अपनी इनकम, अपना रेवेन्यू डिक्लेयर कर दे तो। इसके बाद फोर्थ पॉइंट क्या आता है, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। हम यहाँ पे भी प्रोग्रेसिव टैक्सेशन लगा सकते हैं, चाहे तो मतलब इनकम टैक्स क्यों देना सबको, अगर मान लेते हैं कि इनकम टैक्स का इंजेक्शन जो है वो हम सब फार्मर्स को क्यों दें, जबकि उसका बेनिफिट सिर्फ जो है ना हमें कुछ फार्मर्स को ही देना है। क्योंकि ये चीज की किसने गई थी, ताकि फार्मर्स और ज्यादा मोटिवेट हो, फार्मर्स मोटिवेट रहे, उनको इंसेंटिव मिले और वो लगातार प्रोडक्शन करते रहे एक अच्छे लेवल पे, जो कि क्योंकि उसके लिए गवर्नमेंट कुछ ना कुछ तो करना पड़ता, चाहे तो गवर्नमेंट खुद ने सब्सिडी प्रोवाइड करती, वरना गवर्नमेंट यहाँ पे टैक्स स्लैब से बाहर कर देती है कि चलो आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, आप जितनी मर्जी प्रोडक्शन करो, कर सकते हो। लेकिन दिक्कत क्या है कि यहाँ पे एक पॉइंट आता है प्रोग्रेसिव टैक्सेशन का। लेकिन मान लेते हैं कुछ लोग जो हैं वो बहुत बड़े लेवल पे प्रोडक्शन करते हैं, कमर्शियल लेवल पे प्रोडक्शन करते हैं, ताकि एक तरह से उन्होंने बिजनेस बना रखा है एग्रीकल्चर को भी, तो ऐसे केसेस में हम जो है वो प्रोग्रेसिव टैक्सेशन लगा सकते हैं कि इस स्लैब से जो भी नीचे है, मतलब एक पर्टिकुलर प्रोडक्शन लेवल डिसाइड कर सकते हैं कि भाई जो भी इससे नीचे प्रोडक्शन करेगा, ठीक है, उनको तो टैक्स बेनिफिट मिलेगा, लेकिन बाकी पर्संस को टैक्स एग्जेप्शन का बेनिफिट नहीं मिलेगा, उन्हें टैक्स पे करना होगा। तो इसको बोलते हैं प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। फिर क्या आता है हमारे पास फिफ्थ पॉइंट, पॉलिसी कोऑर्डिनेशन। पॉलिसी कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट ये बोलती है कि हम तो भाई किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लेंगे एग्रीकल्चरल इनकम पे, लेकिन अगर स्टेट गवर्नमेंट को लगता है उन्हें लेना चाहिए तो वो चाहे तो ले सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, एक तरह से कोऑर्डिनेशन नहीं बैठ रहा स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में, तो इस चीज के ऊपर कहीं ना कहीं दिक्कत आ सकती है। तो पॉलिसी कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है, ताकि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर इस चीज के ऊपर काम करे। तो ये 5 हमारे पास रिफॉर्म्स हैं, 5 पॉलिसी के इंप्लीकेशंस और रिफॉर्म्स हैं जो हमने यहाँ पे देखे, किन पॉलिसी के कौन कौन से इंप्लीकेशंस होते हैं और कौन कौन से रिफॉर्म्स होते हैं। अब आगे समझते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट क्या आता है हमारे पास यहाँ पे, पार्टली एग्रीकल्चर इनकम। अब पार्टली एग्रीकल्चर इनकम का मतलब क्या है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो करते कुछ है, अपनी इनकम दिखाते कुछ किसी और चीज में। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया भी था कि कुछ लोग ऐसे हैं हमारे पास जो करते क्या है कि वो पैसा कमा रहे हैं नॉन एग्रीकल्चर इनकम से, पर टैक्स बताने के लिए शो कर रहे हैं एग्रीकल्चर इनकम में। क्यों? क्योंकि उनका काम क्या है, पार्टली एग्रीकल्चर के अंदर आता है। वो समझते हैं यहाँ पे। अब पार्टली एग्रीकल्चर इनकम क्या होता है। अंडर द इनकम टैक्स एक्ट, एक मिनट वेट करना, चलो आगे देखते हैं। हाँ, तो मैं क्या बात कर रहा था, तो अंडर द इनकम टैक्स एक्ट इन इंडिया द ट्रीटमेंट ऑफ इनकम डिराइव्ड फ्रॉम एक्टिविटीज सच एज टी, कॉफी एंड सिलिकॉन प्रोडक्शन वेरीज। तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि जो हम प्रोडक्शन एक्टिविटीज करते हैं बहुत सारी, फॉर एग्जांपल हम टी का प्रोडक्शन कर रहे हैं, कॉफी का प्रोडक्शन कर रहे हैं और सिलिकॉन प्रोडक्शन कर रहे हैं, वेरीज। तो वो डिफरेंट वेरीज बेस्ड ऑन प्रोपोर्शन ऑफ इनकम। तो वो इनकम एट्रीब्यूटेबल पे वेरी करते हैं, मतलब कुछ इनकम ऐसी होती है जो एग्रीकल्चर इनकम में काउंट होगी और कुछ हम इंडस्ट्री से कमाते हैं तो वो बिजनेस इनकम में काउंट होगी। तो वो डिपेंड किस पे करता है, उनके परसेंटेज पे। तो उन्होंने क्या बोला कि प्रोपोर्शन ऑफ द इनकम एट्रीब्यूटेबल टू एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस वर्सेस बिजनेस एक्टिविटीज, यानी कि जो हम ये टी का प्रोडक्शन कर रहे हैं या फिर कॉफी को यूज कर रहे हैं या फिर सिलिकॉन को यूज कर रहे हैं, सिलिकॉन प्रोडक्शन को, ये 2 तरह की इनकम यहाँ पे बनाता है। या तो ये एग्रीकल्चरल ऑपरेशन से आता है वो इनकम, या फिर बिजनेस एक्टिविटी से। लेकिन जो एग्रीकल्चरल ऑपरेशन से आएगा इनकम, वो तो हम टैक्स फ्री ट्रीट करेंगे, क्योंकि एग्रीकल्चरल इनकम को फिर से बोल रहा हूँ टैक्स एग्जेप्शन का पार्ट माना जाता है। लेकिन जो इनकम बिजनेस एक्टिविटीज का पार्ट है उस पर तो टैक्स लगना चाहिए ना। तो वो डिपेंड करता है परसेंटेज पे कि कितनी परसेंटेज की जो इनकम है वो हम एग्रीकल्चरल ऑपरेशन से ले रहे हैं और कितनी इनकम हमारे पास बिजनेस एक्टिविटी से आ रही है। जैसे मान लेते हैं फॉर एग्जांपल किसी एक पर्सन ने 20 लाख रुपए कमाए किससे, टी के प्रोडक्शन से या फिर कॉफी के प्रोडक्शन से, उसमें से मान लेते हैं 12 लाख रुपए एग्रीकल्चरल ऑपरेशन की इनकम है, तो वो तो टैक्स फ्री रहेगी। लेकिन जो बाकी इनकम है बिजनेस एक्टिविटी से, फॉर एग्जांपल 8 लाख मान लेते हैं, ठीक है, तो उस पे हम टैक्स स्लैब यूज कर सकते हैं। तो वही चीज यहाँ पे एक्सप्लेन की गई है। तो यहाँ पे मैं 3 पॉइंट समझते हैं यहाँ पे। एक तो पहला क्या, टी इंडस्ट्री, दूसरा कॉफी इंडस्ट्री और तीसरा सिलिकॉन इंडस्ट्री। अब टी इंडस्ट्री में क्या है, तो टी कल्टीवेशन एंड प्रोडक्शन। जब हम टी कल्टीवेशन करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, इफ प्रोपोर्शन ऑफ द इनकम इज डिराइव्ड फ्रॉम एग्रीकल्चर एक्टिविटी, अगर जो प्रोपोर्शन ऑफ इनकम है वो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी से आ रहा है, सच एज कल्टीवेशन ऑफ टी लीव्स, जैसे हमने टी लीव्स उगाई तो वो तो एग्रीकल्चर का पार्ट बनेगा, एंड अनदर पोर्शन अराइज फ्रॉम बिजनेस एक्टिविटीज, और दूसरा
इनकम कहाँ से आ रही है? बिजनेस एक्टिविटी से। कैसे भाई? हमने टी के पत्ते उगाए, वो एग्रीकल्चर इनकम का पार्ट है, लेकिन अब हम उससे चाय पत्ती बनाएंगे, फिर उसे मार्केट में सेल करेंगे, ठीक है? तो वो सारी एक्टिविटी कौन सी हो जाएगी? जैसे देखो, सेल्स ऑफ टी और प्रोसेसिंग एक्टिविटी, ये सब हो जाएगी इंडस्ट्रियल इनकम, यानी कि बिजनेस एक्टिविटी के जरिए। तो द इनकम इज डिवाइडेड बेस्ड ऑन, यहां पर लिख देता हूं, ऑन परसेंटेज, कि वो परसेंट पर डिपेंड करता है कि हम कितने परसेंट इनकम कहाँ से कमा रहे हैं। जैसे मान लेते हैं कि 60% मान लेते हैं हमने कहाँ से कमाया, 60% कमाया हमने एग्रीकल्चरल इनकम के तरीके से, एग्रीकल्चर एक्टिविटी की वजह से, और जो 40% कमाया हमने कहाँ पे? इंडस्ट्रीज की वजह से। या तो हमने वो टी सेल की या हमने उसकी प्रोसेसिंग करी इंडस्ट्री के अंदर, तो इस पे क्या रहेगा? हमारा टैक्स लगेगा। यानी कि ये जो भी टैक्स स्लैब में आएगा यहाँ पे टैक्स लगेगा, लेकिन ये क्या हमारा रहेगा? हमारा टैक्स फ्री रहेगा। इस तरीके से जो है ना काम चलता है। तो उम्मीद है आपको ये वाला पॉइंट तो यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि क्या होता है इंडस्ट्रीज के अंदर। जैसे फॉर एग्जांपल भाई, कोई पर्सन जो है, कोई किसान जो है वो गेहूं उगा रहा है, ठीक है, वो एग्रीकल्चर इनकम का पार्ट है, उससे जो भी रिवेन्यू होगा उस गेहूं को सेल करने पे, उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन अगर वही किसान खुद की अपनी एक फैक्ट्री खोल के बैठा है और उस गेहूं को यूज कर रहा है प्रोडक्शन करने के लिए, दूसरे गुड्स को, बिस्कुट के प्रोडक्शन को, और उसे बेच रहा है, तो वो एग्रीकल्चर इनकम में ट्रीट थोड़ी ना होगी, वो तो हम इंडस्ट्रियल इनकम में मानेंगे, बिजनेस इनकम का पार्ट मानेंगे, तो उस पर टैक्स लगना चाहिए। तो वही चीज यहाँ पे एक्सप्लेन की गई है कि अगर एग्रीकल्चरल इनकम जो है, जो एग्रीकल्चर से आ रही है, वो आप टैक्स फ्री ट्रीट करोगे, लेकिन अगर आप उसी एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट को एज अ रॉ मटेरियल किसी इंडस्ट्री के अंदर यूज करते हो और वहां से प्रोडक्शन करके पैसा कमाते हो, तो वो बिजनेस इनकम का पार्ट माना जाएगा, उस पर टैक्स जरूर लगेगा। वही चीज यहाँ पे एक्सप्लेन कर रखी है। दूसरा पॉइंट समझो, कॉफी इंडस्ट्री, सिमिलरली इसी तरीके से काम होगा यहाँ पे भी। इफ अ सर्टेन परसेंटेज ऑफ इनकम इज एट्रीब्यूटेबल टू कॉफी कल्टीवेशन, अगर कॉफी या कल्टीवेशन से कोई इनकम आती है तो वो एग्रीकल्चर इनकम का पार्ट बनेगा, जिसमें टैक्स बिल्कुल नहीं लगेगा। एंड अनदर परसेंटेज अराइजेस फ्रॉम प्रोसेसिंग, दूसरा आया प्रोसेसिंग के जरिए, यानी कि इंडस्ट्रियल इनकम हो गई है, या फिर सेल ऑफ कॉफी प्रोडक्ट्स, बिजनेस एक्टिविटीज बन गई है। तो इनकम वुड बी डिवाइडेड बेस्ड ऑन प्रोपोर्शन ऑफ ईच कैटेगरी। तो अब यहाँ पे इनकम को हम डिवाइड करेंगे प्रोपोर्शन के तौर पे हर एक कैटेगरी के। इसके बाद तीसरा पार्ट क्या आता है? सिलिकॉन इंडस्ट्री। अब बात करते हैं सिलिकॉन इंडस्ट्री की। तो इन केस ऑफ सिलिकॉन इंडस्ट्री, जो कि मैंने आपको बताया भी था कि प्राइमरी सेक्टर में सिर्फ एग्रीकल्चर ही नहीं आता, माइनिंग वगैरह भी प्राइमरी एक्टिविटीज का पार्ट ही माना जाता है, जहां पे हम नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करते हैं। वही चीज यहाँ पे है सिलिकॉन इंडस्ट्री। इन केस ऑफ सिलिकॉन इंडस्ट्री, इनकम जनरेटेड फ्रॉम एक्टिविटीज, इनकम किन एक्टिविटी से आ रही है? फ्रॉम एक्टिविटीज सच एज माइनिंग, मान लेते हैं माइनिंग से कुछ एक्टिविटीज आ गई, या फिर प्रोसेसिंग करी हमने उसकी। एंड सेल ऑफ सिलिकॉन वुड बी कैटेगराइज्ड बेस्ड ऑन प्रोपोर्शन ऑफ इनकम एट्रीब्यूटेड टू एग्रीकल्चरल वर्सेस नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटी। तो मैं पे देखेंगे कि कौन सी एक्टिविटी एग्रीकल्चर एक्टिविटी है और कौन सी नॉन एग्रीकल्चरल है। अगर एग्रीकल्चरल इनकम है, ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे 75% जो है ना वो एग्रीकल्चरल है, तो ऐसे केस में जीरो टैक्स। लेकिन जो बाकी 25% है वो अगर बिजनेस इनकम का पार्ट बनती है तो उस पर क्या लगेगा? टैक्स लगाया जाएगा। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं रेशियो काम करता है। अब समझते हैं अलग पर्सन के मतलब। पर्सन, मीनिंग एंड क्लासिफिकेशन। हम टैक्स के हिसाब से पर्सन को कैसे कैसे डिवाइड करते हैं। अब देखो, पहला क्या आता है? इंडिविजुअल। अब इंडिविजुअल का मतलब क्या है कि भाई जैसे मान लो मैं एक इंडिविजुअल हूं, आप लोग इंडिविजुअल हो, मतलब एक सिंगल पर्सनैलिटी, चाहे वो इंडिया का रेसिडेंट है, चाहे वो एनआरआई है, नॉन रेसिडेंट इंडियन है, ठीक है, वो इंडिविजुअल में काउंट किया जाएगा। यानी कि इसमें हमारे रेसिडेंट्स भी आएंगे और नॉन रेसिडेंट्स भी आएंगे, ठीक है। तो ये पर्सन का मतलब है टैक्स के हिसाब से, ध्यान रखना आप। तो इंडिविजुअल। दूसरा, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज, HUF बोलते हैं हम इसे। आप सब लोग जानते होंगे, आप सब लोगों ने शायद बिजनेस स्टडीज में टॉपिक पढ़ा भी होगा कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का मतलब क्या है कि कुछ लोग जो है ना फैमिली बिजनेस भी कर रहे होते हैं बहुत सारे, तो हम उस फैमिली बिजनेस का भी टैक्स लेंगे। उस फैमिली ने अपना एक बिजनेस कर रखा है रजिस्टर्ड अपने नाम से, उसकी इनकम उनके फैमिली मेंबर्स में डिवाइड हो जाती है, प्रॉफिट उनके फैमिली मेंबर में डिवाइड हो जाता है, पर टैक्स भी लगेगा उसके बाद ही डिवाइड होगा। तो वही होता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, HUF। ये कुछ वर्ड्स हैं जैसे जिन पे हम टैक्स लगाते हैं, या तो हम इंडिविजुअल पर्सन पे टैक्स लगाएंगे या फिर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली HUF टैक्स लगेगा। तीसरा, कंपनी से भी टैक्स लगता है। अगर किसी एक पर्सन ने अपनी कंपनी रजिस्टर कर रखी है तो कंपनी के ऊपर भी क्या रहेगा? टैक्स लगेगा, वो भी टैक्स के अंदर आएगा। मतलब इन्हें भी ITR फाइल करनी पड़ेगी अपना प्रॉफिट शो
करना होगा, अपना रेवेन्यू शो करना होगा, अपने एक्सपेंसेस शो करने होंगे, उसके हिसाब से उनके ऊपर क्या रहेगा, टैक्स स्लैब लगेगा और उसके हिसाब से उन्हें टैक्स भरना पड़ेगा। इसके बाद फोर्थ, पार्टनरशिप बिजनेस आपने सुने होंगे कि जहां पे कुछ लोग पार्टनरशिप में आते हैं, अपना एक प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिसाइड कर लेते हैं और उसके हिसाब से उन्हें भी टैक्स भरना पड़ता है, उनकी जो भी बिजनेस इनकम होती है उसके हिसाब से। ठीक है, तो पार्टनरशिप हो गया। इसके बाद फिफ्थ पॉइंट क्या आता है, एसोसिएशन ऑफ पर्संस, एओपीज। मतलब मान लेते हैं कि कुछ लोगों ने पार्टनरशिप नहीं बनाई, एसोसिएशन बना ली, यानी कि ग्रुप में मिलकर कुछ काम कर रहे हैं। वैसे तो सिर्फ पार्टनरशिप भी बोल सकते हो, पर उन्होंने पार्टनरशिप की फॉर्म में अपनी फर्म को रजिस्टर नहीं कराया, उन्होंने सिर्फ एक एसोसिएशन बना लिया कि मिलजुल काम करेंगे और जो भी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगी उसके हिसाब से अपना प्रॉफिट शेयर कर लेंगे। तो ऐसे केसेस में उनके ऊपर भी टैक्स लगेगा, जिसको हम बोलते हैं एसोसिएशन ऑफ पर्संस एंड बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, कि लोगों ने इन्वेस्टमेंट करने के लिए अपना ग्रुप बना लिया या फिर कोई भी सेल्फ हेल्प ग्रुप बना लिया और बिजनेस करना शुरू कर दिया, तो ऐसे केसेस में भी टैक्स लगेगा। लेकिन उन ग्रुप का नाम क्या होगा, एसोसिएशन ऑफ पर्संस या फिर बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, BOIs। ठीक है, तो ये पर्सन का मतलब था और उनकी क्लासिफिकेशंस थी जिससे हम इनकम टैक्स के अंदर पढ़ते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आपको यहाँ तक का टॉपिक समझ में आ गया होगा। अब आने वाली वीडियो में कुछ चीज़ों के ऊपर बात करेंगे ताकि हमारे बेसिक कंसेप्ट ऑफ इनकम टैक्स खत्म हो जाए। मेरे हिसाब से नेक्स्ट वीडियो में आखिरी वीडियो बनाऊंगा जहां पे हम इनकम टैक्स के बेसिक कंसेप्ट को फिनिश कर देंगे। ठीक है, कुछ छोटे मोटे टर्म्स और बाकी रह गए हैं जो हम आने वाली वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो वो मिलते हैं अगली वीडियो में। तो भाई अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी वीडियोस के लिए। उन बच्चों में शेयर भी कर देना जिन बच्चों का एग्जाम होने वाला हो सेम सब्जेक्ट का। फिर भी कोई भी क्वेरी रह गई हो, कोई भी डाउट रह गया हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं क्वेरीज को सोल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। अब मैं मिलूंगा अगली वीडियो में। ठीक है, जिसको जो उतारना उतार सकता है मेट्रो बोर्ड के सामने से, और नोट्स के लिए आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके नोट्स भी ले सकते हैं। अब जिसको जो उतारना है वो उतार ले।